हेलो। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली पूरा फोकस्ड है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 है उसका कंटेक्स्ट पूरे फंडामेंटल राइट्स में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है वह आर्टिकल 14 to 18 तक का है और उसके पहले दो आर्टिकल दिए हुए हैं, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। ये दो आर्टिकल कोई राइट नहीं है, बट इस दो आर्टिकल से पूरा फंडामेंटल राइट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इस दोनों राइट को अगर कोई अच्छे से नहीं समझता है तो उसको थोड़ी परेशानी हो सकती है पूरे फंडामेंटल राइट्स को समझने में। तो पहले तो मैं यह बताने का प्रयास करता हूँ कि राइट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ राइट्स। तो जनरली आप समझते होंगे जो फंडामेंटल राइट्स है या जो हमारे पास राइट्स होते हैं, बट राइट्स क्या हो सकते हैं, व्हाट आर राइट्स। राइट्स क्या है? राइट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। होने को तो कितने भी तरह के राइट्स हो सकते हैं, बट राइट्स दो टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट दैट वी विल रीड इन पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट्स है। और एक राइट्स होता है ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। आपने राइट्स तो कई बार पढ़ा होगा, बट इस तरह से नहीं पढ़ा होगा कि राइट्स दो तरह के होते हैं और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स क्या होते हैं। क्योंकि इतना आपको पता होगा कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स होते कैसे हैं और इसके इन्फ्रिंजमेंट पर आप कहाँ अप्रोच करेंगे, किस तरह से आपके ऑर्डिनरी लीगल राइट्स का डिप्रीवेशन हो तो आप कैसे इसका जो क्योर होगा, इसका रेमेडी कहाँ आपको मिलेगा, यह आप ज़्यादा नहीं सोचते हैं। इन दोनों में तीन डिफरेंस लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स में डिफरेंस। कितना तो आपको पता होगा कि यह जो फंडामेंटल राइट्स होता है, किसी भी कंट्री की परिप्रेक्ष्य में देखिए आप, हर कंट्री में फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, जैसे कि बिल ऑफ राइट्स यूएस में है, तो उसी तरह हमारे यहाँ बिल ऑफ राइट्स के ही को ही एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन को लेकर हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फंडामेंटल राइट्स को बनाया। फंडामेंटल राइट्स मीन्स दैट इज गारंटीड एंड एनफोर्स्ड अंडर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। गारंटीड एंड इन्फोर्स्ड अंडर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन होता है, जो जहाँ से सबको यू कैन से राइट्स मिलती है, उसमें यह बेसिकली इंसरिंड होता है कि आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है। जैसे कि हमारे यहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंसरिंड है इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिलता है। सिमिलरली बिल ऑफ राइट्स जो यूएस में है वहाँ भी है। तो इसको तो यह जो है गारंटीड है एंड एनफोर्स्ड है अंडर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस इज नॉट गारंटीड एंड एनफोर्स्ड अंडर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज नॉट गारंटीड एंड एनफोर्स्ड अंडर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यह एक ऑर्डिनरी राइट है एंड गारंटीड एंड एनफोर्स्ड अंडर ऑर्डिनरी लीगल राइट जो होता है, गारंटीड एंड एनफोर्स्ड अंडर ordinary law of the land, ordinary law of the land, guaranteed and enforced under ordinary law of the land. The next difference between these two rights are it can be changed only by amending the constitution, only by amending the constitution. It can be changed
आप किसी भी कंट्री के जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिसमें इंसिडेंट होता है फंडामेंटल राइट्स, अगर आप उसको चेंज करना चाहे तो आपको उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए अभी तक, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे जिस इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से हमारे जुडिशरी ने और लेजिस्लेटिव असेंबली ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लाया गया भारत में। तो बहुत सारे अमेंडमेंट से, हाँ, तो केवल फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको बदलना है, उसमें कुछ चेंजेस करनी है, तो आप केवल और केवल अमेंडमेंट से कर सकते हैं, ओनली अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इंडिया के केस में आर्टिकल 368 जो है उसमें अमेंडमेंट किया जाने का पावर है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, तो उसके अंडर वह अमेंडमेंट करती है। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स में क्या होता है कि आप इसको अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको वैसे भी चेंज कर सकते हैं, एक ऑर्डिनरी लीगल प्रोसेस से चेंज कर सकते हैं। इट मे और कैन बी चेंज्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग से आप इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह की अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन these rights, ordinary legal rights and fundamental rights are, अगर इस राइट का वायोलेशन होता है, इन केस ऑफ वायोलेशन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द अपेक्स कोर्ट। हमारे यहाँ अपेक्स कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। अपेक्स कोर्ट मीन्स उच्च न्यायालय, मीन्स सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ का जो उच्च न्यायालय और अपेक्स कोर्ट दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अपेक्स कोर्ट रेगुलरली मेंशन किया जाता है। तो इन द केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स का आपका वायोलेशन हुआ है तो आप फंडामेंटल राइट्स के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं कि सर मेरा फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट जो भी रेमेडी होगी उसके लिए आपको उसे बताएगी। बट इन द केस ऑफ द वायोलेशन ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, आप केवल हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है वहाँ तक जा सकते हैं, सबऑर्डिनेट, बट नॉट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मीन्स अपेक्स कोर्ट। इसके लिए आप अपेक्स कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ऑर्डिनरी लीगल राइट के केस में आप अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच तो नहीं कर सकते। तो मीन्स आप समझ सकते हैं कि ऑर्डिनरी लीगल राइट्स क्या है और फंडामेंटल राइट्स क्या है। अब अगर एक एग्जाम्पल हो तो शायद आपको बेहतर समझ में आए, जैसे कि इक्वालिटी या राइट आर्टिकल 21 के अंडर पर्सनल लिबर्टी हो सकता है, आपका राइट टू लाइफ है, राइट टू स्लीप है। इन सब तरह के राइट्स का या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो आपके साथ, इन सब तरह के राइट्स जो आपके पास है, अगर इसका इन्फ्रिंजमेंट होता है, इसको कोई स्टेट, कोई बॉडी आपसे इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रही है, तो इन सब केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन आप सोच लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसी राइट्स है, यानी कि किसी ने आपको बहुत पीट दिया, या किसी ने आपको 2 स्लैप लगाया या पीट दिया, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पर के पास नहीं जा सकते। इसके लिए आपको जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होती है, या किसी आपका कोई सामान चोरी हो गया, तो इन सब केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। वहाँ आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं, हाँ आपके राइट्स का आपके साथ गलत हुआ या हुआ है तो वो सब आपके ऑर्डिनरी लीगल राइट्स है कि कोई आपके साथ कुछ ऐसा नहीं करे। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायोलेशन अगर होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से को अप्रोच कर सकते हैं। तो अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स क्या होते हैं।
अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स के क्या नेचर है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 12 और 13 को समझने के लिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। ये तो अभी आपने समझा कि ऑर्डिनरी राइट और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस क्या है, बट नाउ वी विल अंडरस्टैंड what is article 12, what is article 13 and the nature of fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू किया तो बहुत सारे देशों के कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा समझा। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ों को लिया गया। जैसे कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स जो वहाँ का फंडामेंटल राइट्स है उससे इंस्पायर्ड होकर के हमारे यहाँ उसी चीज़ को फंडामेंटल राइट्स के नेम पर रखा गया। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। पार्ट 2 में सिटीजनशिप से रिलेटेड बहुत सारी प्रोविजंस है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है कि किस किस तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। सो दिस इज इंसर्टेड इन पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 12 से 35 तक के जो आर्टिकल्स है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस है फंडामेंटल राइट्स के। बिल ऑफ राइट्स से डिराइव हुआ जो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ बिल ऑफ राइट्स के नेम से जो फंडामेंटल राइट्स है उसी को बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर होकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स को दिया। हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स है उसको एक मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि 12th सेंचुरी में और 1215 में इंग्लैंड के एक किंग ने वहाँ के लोगों को कुछ राइट्स दिए थे, क्योंकि उस राइट्स को पहली बार कुछ राइट्स दिए गए थे और उस राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा गया। इसीलिए आज भी जहाँ भी बिल ऑफ राइट्स हो या फंडामेंटल राइट्स हो उसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि सिटीजन्स को लोगों को उससे कुछ राइट्स मिलते हैं। और क्योंकि यह तो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है जो लोगों के पास होने चाहिए, जैसे कि जीने का अधिकार और भी समानता का अधिकार, भेदभाव न हो उनके साथ, इन सब तरह के बहुत सारे अधिकारों को दिया गया, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया, उसी के नेम पर रखा गया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स है वो अन्य देशों के फंडामेंटल राइट्स से इन द कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज़, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है मोर इलेबोरेट एंड जो होता है ना बहुत अच्छे से बताया गया हो हर एक चीज़ को, उस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का को एक कंप्राइज किया गया है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं यूएस के फंडामेंटल राइट्स से तो उससे भी बड़ा हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और फंडामेंटल राइट्स भी यू कैन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इलेबोरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। इंग्लैंड में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि नहीं है, ऐसे तो वो लोग कहते हैं कि हमने आज तक जितने अमेंडमेंट्स किए उन सब को हमने एक जगह रखा है, कोई एक स्पेसिफिक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड वाले के पास नहीं है। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह सबसे मोस्ट इलेबोरेट और डिस्कस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है।
फंडामेंटल राइट्स जो है दैट इज गारंटीड टू ऑल पर्सन. ऑल पर्सन मीन्स फॉरेनर्स को और सिटीजन्स को भी कुछ राइट्स, बहुत सारे राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, और हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी ऐसे बहुत राइट्स है जो सिटीजन्स को ही नहीं, केवल सिटीजन्स को ही नहीं परंतु फॉरेनर्स को भी बहुत सारे राइट्स मिले हैं. जैसे कि आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी का जो राइट है वह केवल हमारे देश के लोगों को ही नहीं परंतु जो विदेशी जो लोग हैं उनको भी दिया गया है. आर्टिकल 19 के बाद जो आर्टिकल 22 है वह भी केवल सिटीजन्स को नहीं बल्कि फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं. आफ्टर दैट जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वह इक्वालिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल, डिग्निटी फॉर ऑल इंडिविजुअल, डिग्निटी फॉर ऑल इंडिविजुअल एंड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन. हर एक इंडिविजुअल के इक्वालिटी को ध्यान में रख करके, हर एक इंडिविजुअल के डिग्निटी सम्मान को ध्यान में रख के और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स पब्लिक को मद्देनजर रखते हुए और नेशन राष्ट्र के एकता को बनाए रखने के ध्यान, इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमारे फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया है. कि मतलब आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस वाली जो एक चीज़ है, जो पॉलिटी होती है, राजनीति होती है, उसमें लोगों के पास इक्वालिटी हो तो जो उसका फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए इक्वालिटी प्रदान करे, उसका जीवन एक सम्मानजनक जीवन हो, डिग्निटी हो उसके जीवन में, यह होना चाहिए. पब्लिक के इंटरेस्ट में काम हो इसलिए भी है फंडामेंटल राइट्स. और राष्ट्र में एकता जैसी भावना हो कि हर रिलीजन या कास्ट सब अलग अलग नहीं हो, एक साथ हो, एक यूनिटी की भावना हो. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारे फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया है. द नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स के पास, फंडामेंटल राइट्स को बनाते समय इन सब चीज़ों से फंडामेंटल राइट्स आया या इन सब वजहों से फंडामेंटल राइट्स बना. लेकिन और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह होती है क्योंकि जिसके कारण फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ it is important for the healthy functioning of democracy. डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र कह सकते हैं इसको, या जिसको डेमोक्रेसी मीन्स कि जो अभी हमारा डेमोक्रेसी है, अगर आप डेमोक्रेसी का डेफिनेशन बच्चे वाली किताबें में पढ़े होंगे तो उसके फंक्शनिंग को, डेमोक्रेसी सही से हो उसके लिए, उसके हेल्दी फंक्शनिंग के लिए फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी है. डेमोक्रेसी जहाँ पावर पीपल के पास होती है, पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, पीपल रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं जिससे गवर्नमेंट बनती है. यानी कि अगर आप हमारे प्रियम्बल को देखेंगे, भारतीय प्रियम्बल को, इंडियन प्रियम्बल को, तो वहाँ लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग. यानी कि जो पावर है वह पीपल के पास है, डेमोक्रेसी है और इसी से हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ लाइफ है. इसीलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स, लोगों के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार इसलिए भी आवश्यक है ताकि डेमोक्रेसी सही से हो, डेमोक्रेसी का हेल्दी फंक्शनिंग हो. It is also a fundamental rights because state, जो आर्टिकल 12 डिफाइन करती है, स्टेट क्या है जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा,
स्टेट जो होती है, जो आर्टिकल 12 डिफाइन करता है, तो स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीन नहीं सकती। इसलिए भैया एक फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि स्टेट भी आपसे आपकी राइट को नहीं छीन सकती। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो आपको बचाता है, प्रिवेंट करता है। किसको? इट प्रिवेंट द स्टेट और गवर्नमेंट टू बी आर्बिट्रेरियन और ऑथोरिटेरियन फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे राइट्स हैं जो गवर्नमेंट को प्रिवेंट करती है आर्बिट्रेरी होने से, ऑथोरिटेरियन होने से, ताकि जिससे कि जो इम्पोर्टेंट है, जिससे एक सिविलाइज सोसाइटी का निर्माण हो सके। आप पहले के मोनार्की में देखते होंगे, अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो पहले के जो राजा होते थे, तो पहले जो राजा था वही लॉ था। राजा ने जो कहा दैट इज़ लॉ। बट अभी फंडामेंटल राइट्स है आपके पास, और इस फंडामेंटल राइट्स ने स्टेट को, गवर्नमेंट को प्रिवेंट करती है कि वह आर्बिट्रेरी ना हो, आपके साथ कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस के साथ नहीं आए जिसे आदमी के, लोगों के, पर्सन के, सिटीजन्स के इम्पोर्टेंट राइट, फंडामेंटल राइट्स उनसे छीना जाए या उनका वायोलेशन। इसलिए भी फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का क्या पर्पस होता है। इन सब वजह से फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स इसलिए भी ज़रूरी है ताकि डेमोक्रेसी का हेल्दी फंक्शनिंग हो सके। फंडामेंटल राइट्स इसलिए भी ज़रूरी है कि स्टेट जो है, स्टेट क्या होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा कि स्टेट क्या होता है। स्टेट आपसे आपके राइट को नहीं ले सकती, और फंडामेंटल राइट्स जो है सरकार को, गवर्नमेंट को भी प्रिवेंट करती है कि वह आर्बिट्रेरियन नहीं हो, वो ऑथोरिटेरियन नहीं हो, जिससे कि एक सिविलाइज सोसाइटी का निर्माण हो सके। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन से आती है कि मान लीजिए कल को गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल बनाया कि जो भी पर्सन हो, वुमेन हो या मेन हो, कोई भी हो, जो रेड ड्रेस पहनेगा उसको 2 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अब मैंने अभी रेड ड्रेस पहना, मुझे 2 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा कैसा रूल होता है? तो इससे एक सिविलाइज सोसाइटी का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए भी आपके पास फंडामेंटल राइट्स है कि आप जो चाहे पहन सकते हैं। राइट टू ड्रेस जो होता है वह भी आर्टिकल 12 के अंदर आता है, सॉरी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो फंडामेंटल राइट्स जिसके कारण बहुत ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स, जिस चीज़ के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ दिस इज़ मोस्ट इंडिस्पेंसिबल because this is most indispensable, you can say asset, indispensable asset. This is most indispensable assets for any individual or for an individual, because and to achieve most indispensable assets for individual to achieve, क्या अचीव करने के लिए, that is most important thing to achieve, that is his complete individual to achieve his complete spiritual, intellectual, his complete spiritual, intellectual and physical growth। फंडामेंटल राइट्स जो है वो इसलिए भी मोस्ट इंडिस्पेंसिबल एसेट्स है। इट्स नॉट अ लिएबिलिटी। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो एसेट्स और लिएबिलिटी में आपको फ़र्क समझ में आता होगा। ऐसे मैं बताता हूँ कि एसेट्स जो है, जो आपका एक तरह से पूंजी हो सकता है, जो आपके पास है, जो आपको आगे विकास में मदद करे, और लिएबिलिटी जो आपके ऊपर बोझ हो। तो
यह होता है एसेट्स और रिलायबिलिटी। जैसे कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो बैंक है, बैंक में जो आपका पैसा है, बैंक में अगर आपने पैसे डिपॉजिट कराए तो वह जो डिपॉजिट है बैंक के लिए लिएबिलिटी है, क्योंकि वो आप कभी भी उससे मांग सकते हैं। लेकिन अगर बैंक ने आपको लोन दिया है, अगर बैंक ने मुझे लोन दिया है, तो लोन मेरे लिए है मेरे लिए जो लोन है वह है एक तरह का लिएबिलिटी, लेकिन बैंक के लिए यह एक एसेट है, क्योंकि बैंक मुझसे इंटरेस्ट लेगी, उससे उसको विकास होगा, फ़ायदा होगा। तो उसी तरह से फंडामेंटल राइट्स जो है एक मोस्ट इंडिस्पेंसेबल एसेट्स हैं हर इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि इससे उसका एक संपूर्ण आध्यात्मिक, बौद्धिक एवं फिजिकल जो भौतिक विकास है वह संबंधित है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छे से सोने का अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार नहीं है, भेदभाव आपके साथ किया जाता है, उससे बचने के लिए कोई आपके पास राइट नहीं है, आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, उससे बचने के लिए आपके पास कोई राइट्स नहीं है। और राइट टू जो लाइफ है आर्टिकल 21, उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइट्स दिए गए हैं। उसमें एक पर्सनल लिबर्टी दिया गया है, और पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है एक डिग्निफाइड लाइफ, नॉट अ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। मीन्स कि राइट टू लाइफ मीन्स कि एक जानवरों वाला जीवन नहीं, एक सम्मानजनक व्यक्ति, मनुष्य का जो जीवन होता है एक सम्मानजनक जीवन होना चाहिए। उसके लिए उसको अनिवार्य है कि वह सही से सोए, सही से भोजन करे, सही से ड्रेस पहने, एक सही न्यूट्रिशन मिले उसको, उसका एक सही शेल्टर घर होना चाहिए, एक अच्छा वातावरण मिलना चाहिए उसको। इस तरह के जीवन को डिग्निफाइड जीवन कहते हैं, जो आर्टिकल 21 में डिफाइंड है। तो इन सब चीज़ों के का राइट्स अगर आपके पास है, तभी तो आपका एक आध्यात्मिक, बौद्धिक एवं भौतिक एक अच्छा विकास हो सकता है। इसलिए भी तो फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी है। तो अब इस एक इतना बड़ा जो फंडामेंटल राइट्स का जो मैंने बताया आपको कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और फंडामेंटल राइट्स इतना ज़रूरी क्यों है। So let's move to see the nature of fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स के कुछ नेचर है, कुछ परिस्थिति में फंडामेंटल राइट्स को आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स को कुछ समय के लिए आपसे लिया जा सकता है। उसमें कुछ कंडीशंस है और फंडामेंटल राइट्स की अपनी कुछ एक नेचर होती है, उसको एक समय के लिए देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के किस किस तरह के नेचर हैं। एक बात तो यह है कि फंडामेंटल राइट्स, जो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है वो केवल सिटीजन्स के लिए, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स के लिए भी है। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि वह सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए। फंडामेंटल राइट्स कुछ लीगल पर्सन्स को भी दिया जाता है। लीगल पर्सन से आप समझ सकते हैं कि वह कॉरपोरेशंस हो सकती है, कंपनीज हो सकती है, वह कंपनीज हो सकती है, वह कॉरपोरेशंस हो सकती है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है इसका नेचर है कि वह फॉरेनर सिटीजन्स दोनों को मिलते हैं, कुछ लीगल पर्सन्स को भी मिलते हैं। जो कंपनीज होती है उसके पास भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कुछ कॉरपोरेशंस के पास भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो यह फंडामेंटल राइट्स का एक फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मीन्स इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, मीन्स इट इज़ क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मतलब इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट इट इज़ क्वालिफाइड। मीन्स कि स्टेट जो है, कुछ स्टेट जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ आर्टिकल 12 में स्टेट क्या होता है। स्टेट जो है कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आप पर इम्पोज कर सकती है। स्टेट कैन इम्पोज सम और सर्टेन
रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, स्टेट जो है कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आप पर इम्पोज कर सकती है, जो इम्पॉर्टेंट भी होता है कई कंडीशंस में, क्योंकि अगर सिटीजन्स को फुल ऑफ राइट्स दे दिया जाए तो क्रिमिनल जो एक्टिविटी होती है वह भी बढ़ सकती है। और वह जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो स्टेट आप पर इम्पोज करेगी, क्या वह सच में रीजनेबल है? क्या सच में इन तरह के रेस्ट्रिक्शन की आवश्यकता है फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए? और वो क्योंकि जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट्स क्वालिफाइड है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कि एकदम परमानेंट फंडामेंटल राइट्स नहीं है, उसको कुछ हद तक आपसे कर्टेल किया जा सकता है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगाए जाएंगे, क्या वो रीजनेबल है या नहीं है, ये डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी क्या वह रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है या नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में दो तरह के राइट्स हैं। ऐसे कुछ राइट्स है जो आपको बचाती है आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। फिर मैं बता रहा हूँ, स्टेट को मैं अभी तुरंत डिफाइन करूँगा आर्टिकल 12 में। स्टेट जो होती है, स्टेट के एक्शन से आपको, अभी आप समझ लीजिए कि स्टेट कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा हो सकता है, कोई हो सकता है गवर्नमेंट हो सकती है, एग्जीक्यूटिव हो सकती है, जिसके एक्शन से आपको फंडामेंटल राइट्स बचाती है। उसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपको इंडिविजुअल एक्शन से भी बचाती है। कई जगह पर इंडिविजुअल एक्शन से भी आपको फंडामेंटल राइट्स बचाती है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं तो आर्टिकल 15 में जो डिस्क्रिमिनेशन से आपको बचाने का बात किया गया है, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन स्टेट जो आपके साथ करेगी, उसके अलावा जो अगर कोई इंडिविजुअल, कोई ग्रुप अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करती है तो उससे भी आपको फंडामेंटल राइट्स बचाती है। यह प्राइवेट एक्शन से बचाती है। जो फंडामेंटल राइट्स है, कुछ फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव इन नेचर है और कुछ फंडामेंटल राइट्स निगेटिव इन नेचर है। इस बात को अगर आपको समझना है तो आप आर्टिकल 14 को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो होगा आर्टिकल 14 पर, आर्टिकल 14 समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव इन नेचर कब होता है और निगेटिव इन नेचर कब होता है। इसको यहाँ समझना, यानी कि पूरा 30 मिनट लगाना है इस पर, तो इसको कुछ देर के लिए छोड़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल होती है। जस्टिसिएबल मतलब इसके इन्फ्रिंजमेंट पर आप सुप्रीम को डायरेक्टली जा सकते हैं। सिमिलर इसका मतलब है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट वही जो डीपीएसपी है, इसके बाद जो पार्ट 4 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, इसमें जो भी प्रोविजंस है उसका जो अगर वह जस्टिसिएबल नहीं है, डेट इज़ नॉट जस्टिसिएबल। मतलब अगर यहाँ पर कुछ वायोलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह सकते कि मेरा राइट वायोलेशन हुआ है डीपीएसपी का, तो जस्टिसिएबल होता है केवल फंडामेंटल राइट्स। उसी तरह से फंडामेंटल राइट्स जो होता है सैक्रोसेंट नहीं होता है। सैक्रोसेंट नहीं होता है मीन्स कि यह परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है मीन्स कि पार्लियामेंट जो है कुछ कंडीशंस में आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकती है। कर्टेल कर सकती है कि मीन्स उसको ख़त्म कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि उसको रिपील कर सकती है। लेकिन इसको करने के लिए पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 368 उसको अमेंडमेंट करने होंगे। वह ऑर्डिनरी लीगल राइट्स से आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकती है। आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने के लिए, रिपील करने के लिए पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करने होंगे। और यह जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो इस पर भी मेरा आएगा, जो बहुत ज़रूरी है समझना कि कैसे पार्लियामेंट किस तरह से उसको अमेंडमेंट करना होगा जिससे वह आपके राइट्स को कर्टेल रिपील कर सकती है। वह अमेंडमेंट का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर आर्टिकल 368।
और इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि वह अमेंडमेंट से आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल तो कर सकती है, रिपील तो कर सकती है, और वो अमेंडमेंट का प्रोसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उसके बाद भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है या जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अमेंडमेंट करने के बाद भी पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, एक मूल जो उसका ढांचा है, उसके साथ भी पार्लियामेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अगर पार्लियामेंट यह चाहती है कि मैं अमेंडमेंट से लोगों के राइट टू इक्वालिटी ख़त्म कर दूं, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि केशवानंद भारती केस जो था 1973 में, उसमें पहली बार शायद 11 जजों के, सुप्रीम कोर्ट में 11 जज के बेंच के साथ, 11 या 13 आई थिंक, जो अभी तक के शायद सबसे बड़ा जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अमेंडमेंट के बाद भी जो पार्लियामेंट है और लोगों के बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट नहीं कर सकती है। और जो इस 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसों में बताया कि यह भी भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है, और बताया कि हम समय समय पर सुप्रीम कोर्ट यह बताती रहेगी कि भारत का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। मीन्स की राइट टू इक्वालिटी ने एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और पार्लियामेंट अमेंडमेंट के बाद भी इस बेसिक स्ट्रक्चर को छीन नहीं सकती। और भी बहुत सारी चीज़ था, जैसे कि राइट टू लाइफ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें थी जो भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, और पार्लियामेंट अमेंडमेंट के बाद भी इस चीज़ को छीन नहीं सकती। तो इन सब, तो ये है कुछ नेचर, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स किस किस तरह से काम करती है, किस किस समय पर फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो तो कैसे वह चेंज होता है। एक और बात जो है यहाँ कि आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड मीन्स कि यहाँ तो मैंने रिपील का बात किया कि पूरा ख़त्म कर देना फंडामेंटल राइट्स को। सस्पेंड का मतलब कुछ समय के लिए ख़त्म करना, सस्पेंड करना, जिसमें आपके पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन उस कंडीशन में भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, इस आपने यह समझा। लेकिन किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन हो, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है, वह आपसे कोई नहीं छीन सकता। आर्टिकल 20 जो है वह कन्विक्शन से प्रोटेक्शन देती है आपको, और आर्टिकल कन्विक्शन आर्टिकल 20 में 3 तरह के राइट्स है: एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और डबल जियोपार्डी। मीन्स कि स्टेट अगर कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन से आपको 2 बार पनिश करना चाहती है, कुछ ऐसे उसके रूल रेगुलेशन है, कुछ ऐसे लॉ है जो आपको पनिश करना चाहती है, जो नेचुरल नहीं है, इस तरह से आपको कन्विक्शन से, सज़ा से बचाती है। और आर्टिकल 21 जो आपके पास राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, किसी भी कंडीशन में, नेशनल इमरजेंसी के कंडीशन में भी, नेशनल इमरजेंसी के बिहाफ पर, कंडीशन पर स्टेट जो है आपके पूरे राइट को सस्पेंड कर सकती है। बट इन दो राइट्स का सस्पेंशन उस समय भी नहीं हो सकता। स्टेट कैन सस्पेंड or your fundamental rights can be suspended during the operation of a national emergency except the rights guaranteed by Article 20 and 21. आर्टिकल 19 में जो 6 राइट्स दिए हुए हैं, राइट टू असेंबली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू प्रैक्टिस योर प्रोफेशन, इस तरह के जो राइट्स है, जो आर्टिकल 19 में जो 6 राइट्स है, उस राइट्स का भी उस राइट को भी सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन उस राइट को सस्पेंड करने का
केवल एक जो ग्राउंड है वह यह है कि उस समय जो है जो इमरजेंसी का जो ग्राउंड होगा वह एक्सटर्नल इमरजेंसी का ग्राउंड होगा। एक्सटर्नल इमरजेंसी के ग्राउंड पर आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड जो होगा इमरजेंसी का वह एक्सटर्नल होना चाहिए। अगर कल को चाइना से लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, तो शायद आर्टिकल 19 को इन द ग्राउंड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ योर नेशन आपके आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन इंटरनल अगर इमरजेंसी हो या आर्म रिबेलियन जिसको कहते हैं, सिविल वॉर जिसको कहते हैं, इस ग्राउंड पर आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि उस समय इंटरनल इमरजेंसी पर राइट टू स्पीच आपसे छीना नहीं जा सकता, क्योंकि राइट टू स्पीच जो है उसका जो एक ग्राउंड है जिस पर उसको सस्पेंड किया जा सकता है वह है फॉरेन स्टेट, रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट। और क्योंकि यह आर्म रिबेलियन घर का मामला है, देश का मामला है, इसमें किसी दूसरे देश का कोई मैटर ही नहीं है, तो राइट टू स्पीच आपसे कैसे छीना जा सकता है। लेकिन उसी समय अगर एक्सटर्नल हो और आर्टिकल 19 का एक ग्राउंड है वायोलेट करने, आर्टिकल 19 का एक जो ग्राउंड है जिससे आर्टिकल 19 को खत्म किया जा सकता है और राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन को खत्म किया जा सकता है, वह था रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट। और क्योंकि यहाँ फॉरेन स्टेट रिलेशन विथ फॉरेन कंट्री का कोई सवाल ही नहीं है इंटरनल इमरजेंसी में, इसलिए आपके राइट को सस्पेंड किया जा सकता है आर्टिकल 19 को। लेकिन किसी भी कंडीशन में, किसी भी नेशनल इमरजेंसी के कंडीशन में आर्टिकल 20 और 21 बशर्ते हुआ एक्सटर्नल इमरजेंसी ही क्यों ना हो, 2021 को खत्म नहीं किया जा सकता। 2021 पर मैंने 21 पर तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 जो है वह कन्विक्शन की बात करता है, सज़ा की बात करता है कि अगर आप गिल्टी पाए गए तो आपको सज़ा दिया जाएगा। लेकिन वह सज़ा भी देने के समय आपको ज़्यादा सज़ा नहीं दिया जा सकता, आपको उसी एक जुर्म के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जा सकता, या आपको ही आपके केस के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता। इस तरह का राइट जो है आर्टिकल 20 में दिया गया है, और वह आपका सस्पेंशन, उसका भी सस्पेंशन आपका नहीं किया जा सकता है। तो यह तो था फंडामेंटल राइट्स कब कैसे काम करता है यह था। अब 2 चीज़ आपको जानना है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, जिसके बाद आप पूरे फंडामेंटल राइट्स को समझ सकते हैं। जो अभी तक मैं बार बार स्टेट का जिक्र कर रहा था कि स्टेट आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकती है, डिप्राइव कर सकती है, स्टेट आपके राइट्स को नहीं छीन सकती है, स्टेट वैसा कर सकती है। तो ये स्टेट क्या है, व्हाट इज़ दिस स्टेट अंडर आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट का क्या डेफिनेशन है, स्टेट क्या है। आर्टिकल 12 ने स्टेट को जो डिफाइन किया है, दैट इज एक बात कि जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट को डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 12 में स्टेट को, वह पार्ट 3 में, जो पूरा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को डील करता है, उसमें जहाँ जहाँ स्टेट का जिक्र होगा आर्टिकल 13 में, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 to 35 के अंदर जहाँ जहाँ स्टेट का जिक्र होगा, उस सभी जगह जो यहाँ स्टेट का डेफिनेशन है वही आएगा। तो स्टेट में क्या बताया गया कि स्टेट को डिफाइन किया गया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से आप क्या समझ सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, डेट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा अगर कुछ ऐसा करती है, कुछ ऐसे लॉ बनाती है, कुछ भी प्रोविजंस बनाती है, कुछ भी बनाती है, इसके एक्शन से आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स कि स्टेट के अंदर जो पहला जो बॉडी आया हुआ है लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यू कैन से एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट।
ऑफ इंडिया। जो इसमें सेकेंड बॉडी आएगी सिमिलरली गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ स्टेट, और यहाँ जो स्टेट है वह राज्य से है। राज्य मीन्स महाराष्ट्र हो सकती है, आपका बिहार हो सकता है, इस तरह का जो स्टेट है इंडियन स्टेट मीन्स कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड बॉडी दैट इज ऑल लोकल ऑथोरिटीज। ऑल लोकल ऑथोरिटीज, यहां जो ऑल लोकल ऑथोरिटीज होगा वह होगा आपका म्यूनिसिपालिटीज, वह होगा आपका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स, जो लोकल अथॉरिटीज जो होती है, लोकल अथॉरिटीज दैट इज म्यूनिसिपैलिटी हो जाएगी, आपकी पंचायत हो या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स हो, इन सब का एक्शन भी आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके फंक्शन या एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स, या यहाँ तक कि जो थर्ड जो बॉडी इसमें आती है वह है जो ऑल लोकल ऑल अदर अथॉरिटीज़। ऑल अदर अथॉरिटीज़ मीन्स कोई भी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, जैसे कि LIC जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, ONGC जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, गवर्नमेंट की कंपनी है, सेल हो सकती है, इन सब तरह का जो लोकल अथॉरिटीज़ है जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है वह भी आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। और इसको अगर और आगे बढ़ा सकते हैं तो कोई भी जो ये होती है इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट बॉडी, कोई भी प्राइवेट बॉडी जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट बनकर काम करती है, और ऐसी कोई भी एजेंसी वर्किंग एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, स्टेट के इंस्ट्रूमेंट पर, स्टेट के पार्टनरशिप में, स्टेट के साथ काम करने वाली वह कोई भी बॉडी हो, प्राइवेट बॉडी भी क्यों ना हो, वह भी आपके, अगर कोई प्राइवेट बॉडी इन सब के साथ या इन सब के साथ किसी के साथ भी मिलकर काम करती है तो वह भी आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। यह है आर्टिकल 12 का डेफिनेशन, जो मैं बार बार स्टेट बोल रहा था। आर्टिकल 12 को फंडामेंटल राइट्स के नेचर को समझाते समय या फंडामेंटल राइट्स के डेफिनेशन को समझाते समय कि स्टेट भी आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, कर्टेल नहीं कर सकती, या अपने एक्शन से आपके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट नहीं कर सकती। उस सारे स्टेट ये सारे हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत के कोई रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन हो, कोई भी है जो आपके इन सब में से कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट नहीं कर सकती। तो हमने पढ़ा अभी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। राइट्स दो तरह के होते हैं। आर्टिकल 12 में स्टेट क्या है उसको पढ़ा। अब जो फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है, जो आर्टिकल 14 से राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट होता है, उससे पहले आर्टिकल 13 है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिकल 13 आज का वीडियो में नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आर्टिकल 13 को बताऊंगा कि आर्टिकल 13 क्या होता है। अगर आप पूरा इसको देखें तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आर्टिकल 13 को समझे बगैर आप आर्टिकल 14 को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आर्टिकल 13 ही डील करता है कि लॉ क्या होता है, और उस लॉ को समझने के बाद आप समझेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है आपको किस किस तरह का राइट्स देती है। तब तक के लिए थैंक यू।